क्या है ये नॉर्मलाइजेशन? मैंने तो कैट 2020 में पेपर स्लॉट 3 में दिया और मुझे तो पेपर टफ लगा। तो क्या मुझे कोई डिसएडवांटेज है या नॉर्मलाइजेशन संभाल लेगा मुझे? कैसे होता है ये नॉर्मलाइजेशन? तो ये सारे सवाल काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं, खास करके अगर वो कैट 2021 या कैट 2022 लिखने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारा बताने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो को आखिरी तक देखना और इसको लाइक ज़रूर से करना। प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो जल्दी से मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम रौनक शाह है और यहाँ पे ये चैनल अनअकैडमी कैट पे मैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। इसके अलावा मैं स्टूडेंट्स को कॉलेज सिलेक्शन रिलेटेड गाइडेंस भी देता हूँ और इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कराता हूँ। तो मेरे हर एक सेशन अटेंड करना एंड कैट 2021 या टू के लिए जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो आप रेगुलरली उसको कर सकते हो। इनफैक्ट मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताने से अच्छा आपको मेरे स्टूडेंट्स के रिजल्ट दिखाता हूँ। तो ये है मेरे कुछ स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड ये साल के कैट के। तो एक मेरे स्टूडेंट के 99.64 परसेंटाइल आए थे डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग में एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी सेक्शन में अप्रोक्सीमेटली 98 परसेंटाइल आए थे। कुछ और स्टूडेंट्स के मैंने यहाँ पे स्कोर कार्ड रखे हैं। देयर आर मेनी अदर स्टूडेंट्स। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको कितना फ़ायदा होगा। तो आप कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहना। इनफैक्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले तो ये अनअकैडमी कैट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यहाँ पे हमारे डेली लाइव भी देख सकते हो। और अगर आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं तो आप हमारा प्लस बैच भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि उसमें और अच्छी प्रिपरेशन हो सके और आपमें आपको साथ में टेस्ट सीरीज एंड GDPI प्रिपरेशन भी मिल सके उधर, राइट। और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है तो आप ज़रूर से इसको ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है ताकि आप सारे अपने डाउट्स और क्वेरीज मुझे पूछ सकते हो और मैं आपको प्रिपरेशन के लिए स्ट्रैटेजी भी दे सकता हूं। तो चलो जल्दी से हम ये नॉर्मलाइजेशन को समझ लेते हैं। उसके लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। इनफैक्ट अगर आप BBA या BCom के स्टूडेंट्स और आपने स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपने बेल कर्व के बारे में पढ़ा होगा। तो क्या होता है ये बेल कर्व, वो पहले समझ लेते हैं। तो दोस्तों अगर मैं 1000 स्टूडेंट्स की हाइट का सर्वे करता हूँ, 1000 चिल्ड्रन जो कि एज ग्रुप 15 ईयर्स के हैं, तो उनका अगर मैं हाइट का सर्वे करता हूँ तो आई एम श्योर आप सब लोग अग्री करो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की हाइट एक 5 फीट के आसपास होगी। 15 साल का बच्चा है तो उसकी एवरेज हाइट 5 फीट के आसपास होती है। बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी हाइट 6 फीट हो गई होगी 15 साल की उम्र में, और बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो थोड़े पौने रह गए, राइट। तो अगर मैं उनकी हाइट के डेटा को एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करता हूँ तो ऐसा एक ग्राफ बनता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स यहां पे आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स है उतना ग्राफ ऊपर जाएगा, जितने कम स्टूडेंट्स है उतना ग्राफ नीचे आएगा। तो ये जो 150 सेंटीमीटर की जो हाइट है, 5 फीट मतलब 150 सेंटीमीटर की जो हाइट है, वो हाइट के आसपास ज्यादातर बच्चे आएंगे। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, नंबर ऑफ चिल्ड्रन की हाइट 150 सेंटीमीटर के आसपास होगी। आप मान सकते हो कि अराउंड 130 से 170 सेंटीमीटर का एक रेंज हो गया। तो ये जो वैल्यू है जहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं इसको हम कहते हैं मीन वैल्यू। स्टैटिस्टिक्स में इसको म्यू से इंडिकेट किया जाता है, राइट। तो बिल्कुल इसी तरीके से कैट में वो लोग हर एक स्लॉट के स्कोर्स का मीन निकालते हैं और फिर उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्लॉट में स्टूडेंट्स को पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट लगा, इसमें उनको कम लगा। तो मैं अभी आपको कैट का एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो सपोज हम अगर कैट 2020 का एग्जाम्पल लेते हैं तो जो कि 228 मार्क्स का था, इस बार कोविड की वजह से पेपर थोड़ा उन्होंने छोटा रखा था और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वापस नेक्स्ट ईयर से दैट इज 2021 ऑनवर्ड्स दे विल अगेन रिस्टोर देयर ओल्ड पेपर पैटर्न दैट इज 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स। बट इस बार पेपर 228 मार्क्स का था और इसमें अगर आप एवरेज स्कोर देखोगे स्टूडेंट्स का तो 25 से 35 के बीच में मार्क्स लाने वाले ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। ओके, बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे हो गए जिनके 100, 120, 150 मार्क्स आ गए। बहुत ही कम स्टूडेंट्स हो गए जिनके -10, -20, -30 आए। इतने भी आ सकते हैं, आपने कुछ क्वेश्चन किए और सारे गलत हो गए, ऐसा भी हो सकता है, विदाउट प्रिपरेशन किया होगा। तो अगर मैं उनके मार्क्स को ऐसे बेल कर्व से रिप्रेजेंट करता हूं तो यहां पे स्लॉट 1 में स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स मुझे मिल रहा है से 27 मार्क्स। वहां पे ही स्लॉट 2 के स्टूडेंट्स का मुझे एवरेज मार्क्स दिखा सपोज 30 मार्क्स। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो स्लॉट 2 में एवरेज मार्क्स आया, मीन आया 30 मार्क्स का, मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स 30 मार्क्स के आसपास थे। एंड स्लॉट 3 में वही एवरेज बढ़ गया और हो गया 33 मार्क्स, राइट।
तो यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि सर ये तो इसकी वजह से भी पॉसिबल है कि स्लॉट 3 में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो सकते हैं। तो गाइज ये पॉसिबिलिटी हम नकार देते हैं। क्यों? क्योंकि कैट में क्या होता है, स्लॉट आपको चूज करने नहीं दिया जाता है। स्लॉट कैट में स्टूडेंट्स को रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब अगर टोटल सपोज 2,40,000 लोगों ने एग्जाम लिया, तो आप ऐसा मान लो कि जो 80,000 स्टूडेंट्स इसमें थे स्लॉट 1 में, जो 80,000 स्टूडेंट्स ने स्लॉट 2 में लिखा और 80,000 स्टूडेंट्स जिसने स्लॉट 3 में लिखा, इनका एवरेज इंटेलिजेंस सेम ही था। इसको कहते हैं रेंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल दी एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे वापस आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सबका इंटेलिजेंस तो ऑलमोस्ट सेम ही था, या फिर एवरेज इंटेलिजेंस अक्रॉस द स्लॉट तो सेम ही था। तो फिर क्यों इतना ज्यादा डिफरेंस आया मार्क्स में? क्योंकि कहीं ना कहीं स्लॉट 3 का पेपर स्टूडेंट्स को ज्यादा डिफिकल्ट लगा। सी, अगर मैं पेपर सेट कर रहा हूं, सपोज मैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी सेक्शन की बात करूं, मैंने बराबर से इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन तीनों स्लॉट में रखे थे। लेकिन अल्टीमेटली जब स्टूडेंट्स वो पेपर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन मैंने मॉडरेट रखे थे उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा टफ लगे, या कोई स्लॉट में स्टूडेंट्स को वो इजी भी लगे हो सकते हैं, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन तो रखे नहीं थे। तो जब मैं ये नॉर्मलाइजेशन को देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि एक्चुअली स्लॉट 3 में स्टूडेंट्स को पेपर थोड़ा ईजी लगा था और स्लॉट 1 में उनको ज़्यादा डिफिकल्ट लगा था। राइट, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे स्लॉट 1 के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ग्रेस मार्क्स दे दूंगा, से 3 मार्क्स का, और स्लॉट 3 के स्टूडेंट्स के जो स्कोर आए हैं उसको मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा। ये समझ में आ रहा है? तो इसको करने का ये तो मैंने एक सिंपल तरीका बताया, लेकिन एक्चुअल नॉर्मलाइजेशन है उसमें एक लंबा कैलकुलेशन होता है और काफी सारी चीजों को देखा जाता है। जैसे अगर आप देखोगे जिसका 30 मार्क्स आया है, उसके नॉर्मलाइजेशन में जो चेंजेस आएगा, उसके स्कोर में जो चेंजेस आएगा, वो उसके सामने जिसका 100 मार्क्स आया था उसके स्कोर में जो चेंज आएगा उससे अलग होगा, है ना। तो सबको एक साथ में 3 मार्क्स या 2.8 मार्क्स ऐसे नहीं दिया जाता है, एक तरीके से वो कैलकुलेशन होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है। तो आपने ये आई एम श्योर अच्छे से समझ लिया होगा कि एवरेज स्कोर को देखा जाता है, जिसको हम मीन कहते हैं स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में, और फिर उससे कंपैरिजन किया जाता है कि कौन से स्लॉट का पेपर स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगा था और कौन सा इजी लगा था। तो दोस्तों इस तरीके से कैट वाले नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो अल्टीमेटली आप कोई से भी स्लॉट में पेपर लिखते हो, उससे एक्चुअली आपको कोई डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि वो ओवरऑल स्टूडेंट्स का जो अंडरस्टैंडिंग होता है, जो रिस्पॉन्स होता है, उसके बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो आई एम श्योर आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर देना और अपने और दोस्त जो कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ में शेयर करना। और आप बिल्कुल इसी तरह मेरे साथ में क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन भी पढ़ सकते हो। तो जल्दी से मेरे ग्रुप को जुड़ जाइए। यहाँ पे ये मैंने ग्रुप का मेरा आईडी दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का आईडी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं उधर, काफ़ी डिस्कशंस होते हैं, काफ़ी डाउट सॉल्व होते हैं, और मैं भी स्टूडेंट्स को उधर हेल्प करता हूँ। इस ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, तो जल्दी से कर लेना। दूसरा, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे तो फ्री वीडियो देख ही सकते हो, आप हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी काफ़ी सारे फ्री सेशन अटेंड कर सकते हो। तो जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, और फिर आपको उधर अनलॉक करना होगा कोई फैकल्टी का कोड यूज़ करके। तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो जो कि शाह10 है। तो ये कोड को यूज़ करके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अनलॉक कर देना और आप मेरे साथ लर्न कर सकते हो। इसके अलावा जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि अगर आपको मेरे सेशंस अच्छे लगते हैं और आपको थोड़ा और पर्सनल गाइडेंस चाहिए, डेफिनेटली आप प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हो। काफ़ी अच्छे ये ऑप्शंस है घर बैठे पढ़ाई करने के और अच्छे से गाइडेंस पाने के। तो सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हो तो उसके साथ में आपको रेगुलर बैचेस मिलते हैं, रेगुलर डाउट सॉल्विंग मिलता है, और भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जैसे लाइव क्विजेज, मॉक टेस्ट, GDPI प्रिपरेशन एंड ऑल दिस थिंग्स। तो प्लीज़ गो फॉर दिस प्लस सब्सक्रिप्शन। मैं हमेशा लॉन्ग प्लान सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे कॉस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है 1 ईयर एंड 2 ईयर का। लेकिन अगर आपका प्रिपरेशन थोड़ा और एक्सटेंड हुआ, आप दूसरे एग्जाम्स भी टारगेट कर रहे हो जो कि थोड़े लेट आते हैं, तो आपको लंबे समय तक सपोर्ट मिलेगा। डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई रेफरल कोड विच इज शाह10 एंड ज्वाइन मी वंस अगेन। वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन, प्लीज पिंग मी एंड आई विल गाइड यू फर्दर। अच्छा, हमारे काफ़ी सारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, तो आप कोई भी इसमें से बैच ले सकते हो। जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके पास ये फ्रीडम रहता है कि आप कोई भी फैकल्टी को फॉलो कर सकते हो, किसी का भी बैच अटेंड कर सकते हो। तो वंस अगेन यूज माई कोड शाह10 एंड कीप लर्निंग विद मी। थैंक यू।